हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कोस्ट ऑडिट। देखो, कोस्ट ऑडिट क्या होता है उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्यों हुई। समय है प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी लगभग 1947 से पहले की बात थी। तब भी कोस्ट का बोलबाला था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम ये ट्रेंड में नहीं था। लोग इसके बारे में इतना कॉन्शियस नहीं थे, मालूम नहीं था लोगों को इसके बारे में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स देती थी फर्म्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितने भी फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट देती थी, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो पेमेंट करते थे वो होती थी कोस्ट प्लस बेसिस पे। यानी कॉन्ट्रैक्टर जितनी कॉस्ट इंकर्ड कर रहा है उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता था और वो कोस्ट प्लस बेसिस कहलाता है। तो उतनी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्म्स को करती थी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरिफिकेशन करती थी, इन्वेस्टिगेशंस करती थी इनटू द कोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करती थी फर्म्स को, तो पहले वो उसकी वेरिफिकेशन करती थी, इन्वेस्टिगेशन, छानबीन करती थी कि इसकी कोस्ट स्ट्रक्चर, कि एक फर्म का जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उसका कोस्ट स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद एक फेमस कॉर्पोरेट फ्रॉड केस आया। उसके बाद एक फेमस कॉरपोरेट फ्रॉड केस आया, नाम तो कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा मैं। उसके बाद जैसे ये केस आया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कमिटीज़, कुछ कमीशंस को सेटअप किया, बनाया। उस कमीशन ने कुछ ऑब्जर्व किया कि क्या इनएडिक्वेसीज थी उसमें। उसके बाद उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। जो कमिटीज़ बनाई गई थी, जो कमीशंस बनाए गए थे, उन्होंने अपनी इस कॉर्पोरेट फ्रॉड केस के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दी। उन्होंने बताया कि अगर कोस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो, अगर कोस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो तो इससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, जो ऑडिटिंग प्रैक्टिस है, वो और ज़्यादा कंप्लीट बन जाएगी। अगर स्टार्टिंग से ही हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो अगर स्टार्टिंग से ही उसका कोस्ट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ज़्यादा अगर इफेक्टिव हो तो फाइनेंशियल अकाउंट्स और ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस में एक तरह से काफ़ी मदद मिलती है और वो काफ़ी एक तरह से पूरे कंप्लीट होते हैं विद एक्यूरेसी। तो उसके बाद जैसे ये कमीशंस बैठे, उन्होंने ये रिकमेंड किया तो एक कोस्ट कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो गया। मतलब कोस्ट के बारे में लोग अवेयर हो गए, स्टार्ट हो गया कोस्ट कॉन्शियसनेस। और 1944 में ICAWAI जो है द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ही बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, इस्टेब्लिश किया गया 1944 के अंदर, जिससे कि कोस्टिंग अकाउंटिंग जो प्रोफेशंस है वो ज़्यादा प्रमोट हो सके, डेवलप हो सके और एक कंट्रोल किया जा सके कोस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशंस पे। और 1949 में तो एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू इसका एक प्रॉपरली एक स्टैच्यू बॉडी बन गई 1949 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कोस्ट ऑडिट होता क्या है। देखो, सबसे अगर मैं एक सिंपली एक इसका मीनिंग बताऊं तो कोस्ट ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशंस ऑफ कोस्ट रिकॉर्ड है। जो भी कोस्ट रिकॉर्ड एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बनाती है, जैसे कोस्ट बुक, कोस्ट स्टेटमेंट, कोस्ट अकाउंट्स जो प्रिपेयर करती है, जो वो तैयार करती है, उनका एग्जामिनेशंस करना है कोस्ट ऑडिट होता है। उनका एग्जामिनेशंस करना, जैसे कोस्ट ऑडिट के अंदर जो कोस्ट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको एग्जामाइन करना, उनका रिव्यू करना, उनका अप्रेजल करना, जिससे कि एक ट्रू एंड फेयर व्यू हो सके एंड एक्यूरेसी हो उसमें। अब सवाल ये उठता है, सर कोस्ट रिकॉर्ड क्या मेंटेन करना सबके लिए जरूरी है? तो कंपनीज कोस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 के अंदर बोला गया कि कंपनी जिसका एनुअल टर्नओवर इन एग्रीगेट 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है इन इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, जैसे अगर मैं बात करूं
फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी अगर मुझे 2021 में चेक करना है कि मुझे मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो मैं 1920 यानी 19-20 इससे पहले की साल में अपना टर्नओवर देखूंगा कि हाँ अगर 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो यस कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन। और कॉस्ट ऑडिट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर करती है, जिससे कि जो कॉस्ट ऑडिटर होता है, और कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, कॉस्ट ऑडिटर करता है। कॉस्ट ऑडिट जो है वो कॉस्ट ऑडिटर करता है। नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा आपको क्या इसकी ड्यूटीज होते हैं, कैसे अपॉइंट होता है। तो कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिटर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है कॉस्ट ऑडिट के लिए। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है कंपनी को और गवर्नमेंट को। तो कॉस्ट ऑडिट के अंदर कॉस्ट रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन होता है, रिव्यू होता है, अप्रेजल होता है, ताकि उसका ट्रू एंड फेयर व्यू हो सके और एक एक्यूरेसी आ सके। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना जरूरी है उन बिजनेस कंसर्न के लिए, उन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए जिनका टर्नओवर जो है इन एग्रीगेट सारे प्रोडक्ट सर्विस को मिला के 35 करोड़ या उससे ज़्यादा है किसी भी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। ये बोलता है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। उसके बाद देखो कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है, लेकिन कॉस्ट ऑडिट के लिए भी थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई गई। कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 जो है उसमें कॉस्ट ऑडिट की भी लिमिट प्रिस्क्राइब है। इसमें बताया गया कि अगर कोई रेगुलेटेड सेक्टर्स है, अगर रेगुलेटेड सेक्टर जैसे टेलीकम्युनिकेशंस, पावर जनरेशन, पेट्रोलियम, ड्रग्स एंड फार्मा, फर्टिलाइजर्स, शुगर इंडस्ट्री, तो ये है रेगुलेटेड सेक्टर। अगर इनका टर्नओवर इन एग्रीगेट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है तो इनको कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा अपने कॉस्ट रिकॉर्ड का। जो ये कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं उनका कॉस्ट ऑडिट करना पड़ेगा अगर इनका टर्नओवर जो है एग्रीगेट 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अगर बात करें एक सिंगल प्रोडक्ट की तो उसमें अगर टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा है तो इनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कराना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं अनरेगुलेटेड सेक्टर की, जैसे प्लास्टिक, ग्लास इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, मिल्क पाउडर, इलेक्ट्रिकल्स जो आइटम्स बनाती है कंसर्न, उनके अंदर जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और अगर सिंगल प्रोडक्ट की बात करें, हम सर्विस की बात करें, तो 35 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इनके लिए भी ज़रूरी है कि ये अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कराए। लेकिन अगर कोई कंसर्न, बिजनेस कंसर्न किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अपना बिजनेस कर रही है और वहाँ टोटल रिवेन्यू का 75% से ज़्यादा अगर वो एक्सपोर्ट से आता है और फॉरेन करेंसी में आता है, तो उनको रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी, कॉस्ट ऑडिट की। उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कॉस्ट ऑडिट की। उसके बाद ICWI ने भी अपनी डेफिनेशन दी थी कॉस्ट ऑडिट की। उन्होंने कहा कि देखो कॉस्ट ऑडिट क्या है, एक सिस्टम ऑफ ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट इज ए सिस्टम ऑफ ऑडिट introduced by the government of India for the review, examinations and appraisal of cost accounting records। यानी कॉस्ट ऑडिट एक ऑडिट सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया, किसके लिए, फॉर द रिव्यू करने के लिए, एग्जामिनेशंस करने के लिए, अप्रेजल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का, एंड अटेंडेंट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन अटैच की जाती है उसका रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड, जिसकी जरूरत है मेंटेन करना, किसको, स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज को। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की कि कॉस्ट ऑडिट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले वेरीफाई करता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स को, वेरीफाई करना कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर्स को, डिटेक्ट करता है एरर्स एंड फ्रॉड्स इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कुछ एरर्स है, कोई फ्रॉड है, उसको डिटेक्ट करना, उसका पता लगाना,
यूटिलाइज करना रिसोर्स ऑप्टिमली, जो भी रिसोर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फिनांस रिसोर्स, उनको प्रॉपरली एक तरह से उनका यूटिलाइजेशन करना। रिकनसाइल करना कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स को। टू फैसिलिटेट द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस फिक्स करने में थोड़ी मदद करना। टू प्रमोट कॉरपोरेट गवर्नेंस, यानी जो बिजनेस से संबंधित जो भी लॉ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको प्रमोट करना, उनको बढ़ावा देना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस क्या है इसकी। सबसे पहले हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये हेल्प करता है, मदद करता है किसमें, समझने में कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स, दोनों के लिए ही हेल्पफुल है कॉस्ट स्ट्रक्चर जानने में। हेल्प्स इन असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को असेस करने में मदद करता है। हेल्प्स इन अप्रेजल ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस का अप्रेजल करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक यूनिट्स, सिक यूनिट्स की पहचान करने में हेल्प करता है। हेल्प्स टू शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी हेल्प करता है समझने में और यूज करने में कॉस्ट इंफॉर्मेशन। लास्ट, हेल्प्स मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजंस ऑन इम्पोर्टेंट मैटर्स, यानी जो मैनेजमेंट जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं इम्पोर्टेंट मैटर्स पे, उनमें हेल्प करना। तो ये थे कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस। तो ओके, थैंक यू बच्चों। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, थोड़ी हिम्मत मिलेगी। और कोई टॉपिक पे आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।